साल 2018 की शुरुआत हो चुकी है। नए साल के मौके पर ढेरों उम्मीदें हैं, लेकिन कई चुनौतियां भी और ढेरों सवाल भी। मसलन इस साल होने वाले 8 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस अपने वजूद को क्या बचा सकेगी या नहीं। राज्यसभा में बीजेपी की ताकत बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या होगा। क्या भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक पारित हो सकेंगे और महिला आरक्षण विधेयक भी। क्या वाकई अयोध्या विवाद पर तस्वीर साफ हो सकेगी। क्या वाकई राजनीतिक सुधार हो सकेंगे। आर्थिक पहलू की बात करें तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पेश होने वाला इस बार का बजट कैसा होगा। क्या रोजगार बढ़ सकेगा। क्या खेती फायदे का सौदा बन सकेगी। क्या तेल के दामों में राहत मिल सकेगी। बैंकों के एनपीए का क्या होगा और फिस्कल डेफिसिट का भी। रक्षा मोर्चे की बात करें तो क्या 2018 में डोकलाम जैसा विवाद नहीं दिखेगा। क्या कश्मीर वार्ता का कोई ठोस समाधान निकल सकेगा। क्या आतंक के मोर्चे पर लगाम लग सकेगी। यकीनन इस पूरे साल ढेरों सवाल सामने हैं और उन्हीं सवालों का जवाब खोजने की कोशिश आज इंडिया बोले में। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार मनोज गैरोला जी हैं। हमारे साथ कमर आगा साहब जुड़ रहे हैं। आप रक्षा और विदेश मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार साहब जुड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे तरुण चुग साहब, आप राष्ट्रीय सचिव हैं। और कांग्रेस पार्टी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राजीव त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सवाल पूछने के लिए देश की जनता यहां न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में मौजूद है। लेकिन सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं उससे पहले इसी मुद्दे पर यह रिपोर्ट देखिए। नया साल, नई चुनौतियां सरकार के लिए बेहद अहम है। 2018 के ठीक एक साल बाद 2019 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। लिहाजा 2018 में सरकार जो कुछ करेगी उसके व्यापक असर होने वाले हैं। सरकार की सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक मोर्चे पर नजर आती है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी सीएसओ का आंकड़ा चिंता का सबब है। सीएसओ के मुताबिक आगामी वित्त वर्ष 2017-18 में जीडीपी की दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि 2016-17 में यह दर 7.1% थी। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ के आंकड़े केवल संगठित क्षेत्र के होते हैं और इसमें असंगठित क्षेत्र के आंकड़े नहीं होते। जानकारों के मुताबिक चिंता की बात यह है कि नोटबंदी और जीएसटी का सबसे ज्यादा असर असंगठित क्षेत्र पर पड़ा है। अर्थव्यवस्था का 45% उत्पादन असंगठित क्षेत्र से आता है। सरकार के सामने ग्रोथ रेट बढ़ाने की चुनौती है। अर्थव्यवस्था में मंदी होगी तो रोजगार कहां से पैदा होंगे। लिहाजा सरकार के सामने चुनौती बड़ी है। 2018 में चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार को बहुत कुछ करना पड़ेगा। टीम न्यूज़ नेशन। और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले करते हैं राजीव त्यागी से। राजीव त्यागी साहब, 2018 में 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और 3 राज्य ऐसे हैं जहां आपकी पार्टी सत्ता में है। जिस तरीके से 2014 के बाद एक आप चुनाव हारते रहे हैं, आपको लगता है 2018 चुनौतीपूर्ण सबसे ज्यादा आपके लिए है? देखिए अनुराग जी, जो गुजरात में हुआ वो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए एक संजीवनी। मैं इसलिए कहूँगा कि गुजरात के नागरिकों ने जिस तरह से कांग्रेस को प्यार दिया और हमें वोट दिए, उससे हमारी सीटें भी बढ़ी, परसेंटेज भी बढ़ी। हालांकि हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन इतना भी तय है कि आप पंजाब याद करिए, जब पंजाब में हमारी सरकार बनी, इसी 2016 में बनने का काम हुआ। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पंजाब के बाद हम लोग बाग गोवा में और मणिपुर में भी सरकार बना रहे थे, लेकिन किन्हीं कारणों से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार नहीं बनाने दी। अब मैं मानता हूं कि 8 राज्यों में जो चुनाव होगा उसमें निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी बेटर परफॉर्म करेगी। तरुण चुग साहब, कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि 2018 राजनीतिक लिहाज से उनके लिए बेहतर वर्ष होगा राहुल गांधी के नेतृत्व में, लेकिन दबाव कहीं आपके ऊपर भी ज्यादा होगा। कैसे आप पूर्वोत्तर में अपने कमल को आगे लेकर जाते हैं, कैसे दक्षिण में एक बार फिर कर्नाटक में आप अपना कमल खिलाते हैं? ऐसा है कि पिछले 3 वर्षों का इतिहास अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी काफ़ी पीछे गई है जी। केवल लोकसभा चुनाव नहीं, हर विधानसभा चुनाव, केवल एक पंजाब छोड़ दीजिए, और वहाँ भी सरकार जो आई है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है। चाहे वो किसी भी पार्टी से लड़ते, आज़ाद लड़ते, वो कांग्रेस की सरकार नहीं है। ना ही कांग्रेस को
और राहुल गांधी जी को आगे करके वो चुनाव लड़ा गया। इसलिए मेरा ये आंकलन है कि ये 8 की 8 चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और ये 3 विधानसभा जो इस समय कांग्रेस के पास हैं जी, वो विधानसभा क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी अपना परचम फहराने वाली है। राजीव त्यागी साहब, सिर्फ राज्य विधानसभाओं की बात नहीं है 2018 में। 2018 में संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में भी काफी कुछ बदलेगा, सीटों की संख्या बदलेगी, कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा कम होगा, बीजेपी का आंकड़ा बढ़ेगा। यानी वो सदन जहां पर आप सरकार पर दबाव बनाते थे, वहां आपकी ताकत कम होने जा रही है इस साल। राजीव त्यागी जी, विरोध के लिए विरोध नहीं दिखा पाएंगे फिर आप? अनुराग जी, जैसे मेरे मित्र ने कहा कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है, फिर तो ये सरकार मोदी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है ही नहीं। तो जो भी दल में नेता होते हैं वो पार्टी से बंधे होते हैं। ठीक है, कांग्रेस की सरकार पंजाब में है, लेकिन जो आपने राज्यसभा वाला प्रश्न कितने बड़े नेता हैं कांग्रेस के, आपको भी पता है। मैं कर दूं और वो राहुल जी के बारे में क्या क्या कहते थे, वो भी आपको पता है। किसी भी कहिए राजीव जी, कहिए। मैं बीच में नहीं बोलता हूं और बीच में बोलने की धृष्टता मैं भी चाहूंगा आप भी ना करें तो बेहतर होगा। कहिए राजीव जी। हम लोग बाग बहस कर रहे हैं, कोई कुश्ती नहीं कर रहे हैं, तो बहस कर ले हम लोग बाग, वो ज्यादा बेहतर है। मेरा कहना यह अनुराग जी बहुत स्पष्ट इसमें कहना है कि राज्यसभा में हो, लोकसभा में हो, किसी भी दल को बहुमत मिले, किसी भी दल की ताकत बढ़े, लेकिन देश बढ़ना चाहिए। देश के आर्थिक हालात बढ़ने चाहिए, देश के सामाजिक हालात बेहतर होने चाहिए, देश का रक्षा जो क्षेत्र है वो बेहतर होना चाहिए। मेरे मित्र ने कहा इकोनॉमी पे प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया 10 साल की, तो मैं इतना कहना चाहूंगा 2004 में अगर 32 लाख करोड़ का सकल घरेलू उत्पाद था देश का, तो उसको 150 लाख करोड़ रुपए हमने छोड़ने का कार्य किया था। एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया। लेकिन जितने 3 साल में अगर आप देखेंगे, राज्यसभा में इस पे भी बहस होगी, लोकसभा में बहस होगी, हमारे देश के जिस तरह से जीएसटी का लागू किया गया उससे निश्चित रूप से देश को नुकसान हुआ। जिस तरह से नोटबंदी की गई उसके से 2% हमारा सकल घरेलू उत्पाद, मैं आर्थिक पहलू पर भी आऊंगा राजीव त्यागी, और आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से हालात बदलते आपको नजर आते हैं। लेकिन प्रोफेसर अरुण कुमार, राज्यसभा में अगर सत्ता पक्ष मजबूत होता है नंबर के लिहाज से, तो इसका क्या कुछ मतलब आपको नजर आता है आने वाले दिनों में उन तमाम लंबित विधेयकों के लिहाज से जो आर्थिक क्षेत्र से जुड़े हैं? देखिए, ऐसा है कि राज्यसभा में जितने भी बिल हैं उनका क्या होता है वो तो लॉन्ग टर्म का है, लेकिन इस समय जो परेशानी है आज अर्थव्यवस्था में, वो 2 जो बड़े शॉक लगे उसकी वजह से जो ग्रोथ रेट कम हुआ, और मेरा मानना है कि असंगठित क्षेत्र में तो खासकर इसका असर हुआ, संगठित क्षेत्र में तो कम असर हुआ, लेकिन जो असंगठित और संगठित क्षेत्र में जो एक जब दूरी और खाई जो बढ़ गई उसकी वजह से किसान परेशान है, उसकी वजह से जो ट्रेडर है वो परेशान है, जहाँ पे यूथ है उसकी परेशानी है, और जो आप देखें तो जैसे कहा गया जीएसटी की वजह से परेशानी हो गई कि उसका डिज़ाइन गलत है, उससे और असर पड़ने वाला है आगे आने वाले समय में। तो अर्थव्यवस्था की जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो मेरा मानना है इस समय 1% से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, लेकिन राज्यसभा में अगर नंबर बढ़ता है सरकार तो ये बिल जरूर पास हो सकते हैं, लेकिन बिल पास करके उसका असर आने वाले समय में कई साल आगे पड़ेगा, उसका इमीडिएट असर नहीं पड़ता है। तो इमीडिएटली जो है परेशानी किसानों की है, जो रोजगार की है, उस पर क्या है वो बजट पे आगे और बजट कैसा होगा ये भी समझने की बात करेंगे। लेकिन मनोज गैरोला साहब, राज्यसभा में अगर सरकार का नंबर बढ़ता है और विपक्ष का नंबर कम होता है, तो क्या सिर्फ सिंबॉलिक होता है या बहुत कुछ होता है, कम से कम सरकार के मनोबल के लिहाज से? देखिए, 2018 में जो राज्यसभा में नंबर बीजेपी के बढ़ेंगे, वो जो मैजिक फिगर है 50%, वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। वो जो मैजिक फिगर है जिसमें कि बीजेपी के हाथ में कंट्रोल आता है या एनडीए के हाथ में कंट्रोल आता है, वो फिगर पहुँचेगा 2019 में। तो 2018 में जो भी इनके नंबर बढ़ेंगे उससे इनका मनोबल बढ़ेगा, और मेरे को लगता है कि इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा उसमें असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो बिल पेंडिंग हैं क्या उनको पारित कराने की कोशिश सरकार की तरफ से की जाएगी, ये उम्मीद की जाए? जी हाँ, ये तो है। अब भाई अगर उनके नंबर बढ़ेंगे तो एक मनोबल उनका बढ़ता है और राज्यसभा में उनकी इससे और ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जो कंट्रोल रहता है कि जैसे लोकसभा में जो मेजोरिटी है, वो जो मेजोरिटी है वो राज्यसभा में 2019 में ही आ पाएगी। कमर आगा साहब, सुरक्षा के मोर्चे पर 2018 में किस तरीके की चुनौतियां आपको नजर आती हैं? देखिए, 2 बड़ी चुनौती हैं, वही चल रही हैं पहले से और अभी भी बरकरार हैं। एक तो पाकिस्तान और दूसरे चाइना। ये दोनों तरफ से हमारी लिए एक बड़े चिंता के विषय बने हुए हैं काफ़ी समय से, और इनमें दोनों में आपस में साठगांठ भी है। ये मिल के काम भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। आतंकवाद बहुत बड़ा
चुनौती बना हुआ है। आतंकवाद में जिस तरीके से पाकिस्तान का बहुत ही इम्बोल्डेंड रोल दिखाई देता है, खुल के जिस तरीके से सीमा रेखा का उल्लंघन कर रहा है, इन्फिल्ट्रेशन की जो कोशिश कर रहा है, मैं समझता हूँ ये चाइना की जो सपोर्ट पाकिस्तान को हासिल हुई है उसकी कारण ये बढ़ता है। लेकिन दूसरी तरफ हमें उपलब्धियां भी बहुत मिली हैं जी, जैसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र हो या हमारे जो चाबहार पोर्ट बना में अभी जो बना है, या उसके अलावा हमारी जो ट्रेडिशनल फ्रेंड से हमारी दोस्ती दोबारा से रिवाइव हुई है। फिर उसके अलावा हमारी नई दोस्ती जो पश्चिमी देशों से और ज़्यादा बढ़ी है, अमेरिका से और ज़्यादा हमारे संबंध बढ़े हैं। अफ़गानिस्तान में एक बड़ा रोल भारत का नज़र आ रहा है देखते हुए। तो इस तरह से हमको सेंट्रल एशिया में लेकिन अगर साल की शुरुआत ट्रंप के उस ट्वीट से होती है जिसमें वो पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करते हैं, इसका 2018 में क्या कुछ मतलब होगा भारत के लिहाज से? जब अमेरिका खुद को अलग करता है पाकिस्तान से, तो क्या ये माना जाए कि वाकई आतंक के मोर्चे पर पाकिस्तान अमेरिका की सुनेगा? देखिए, इसमें थोड़ा समय और लगेगा, लेकिन ये है कि आने वाले समय में अमेरिका के संबंध और पाकिस्तान के संबंध, दोनों के ये संबंध बिगड़ने वाले हैं। अब इस समय पाकिस्तान खुल के चाइनीज़ इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहा है और उसको कोई फिक्र नहीं है अमेरिकन्स की। अमेरिका से उसकी लगातार दूरी बढ़ती चली जा रही है। उसको बड़ी एड लगभग 50-52 बिलियन डॉलर की जो चाइना से आने वाली है या आना शुरू हो गई चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, और फिर उसके बाद चाइना के साथ मिलके वो अफ़गानिस्तान में भी काम करने की सोच रहा है, काउंटर करने को जो इंडिया का इन्फ्लुएंस है वहाँ पे। तो इस वक्त वो पूरी तरीके से चाइनीज़ नेशनल इंटरेस्ट को साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया में पाकिस्तान प्रमोट कर रहा है। प्रोफेसर अरुण कुमार, आपने कहा कि देखिए राज्यसभा में नंबर बढ़ जाएं, विधेयक पारित भी हो जाएं, तो भी ज़मीन पर उसका असर दिखने में समय लगेगा। ऐसे में इंतज़ार 2018 के बजट से कहीं ज़्यादा होगा उसका। 2018 का बजट राजनीतिक लिहाज से भी मायने रखता है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, या कहिए आखिरी बजट होगा वो इस सरकार का। किस तरीके की चुनौती आपको नजर आती है वित्त मंत्री के सामने, जब वो आम बजट भी पेश कर रहे होंगे और रेल बजट भी? वो क्योंकि लास्ट बजट होगा इस सरकार का, तो कोशिश करेगा कुछ लोक लुभावन करे। लेकिन इस समय समस्या क्या है कि जो टैक्स, जो रेवेन्यू है वो कम हो गया है जीएसटी की वजह से, और जो डायरेक्ट टैक्स है वो उतना बढ़ा नहीं जितना वो सोच रहे थे। तो उससे हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया है। फिस्कल डेफिसिट बढ़ने से क्या होता है, जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो उस पर नज़र दौड़ाती हैं और वो कहती है कि अगर आपका बढ़ जाएगा तो हम डाउनग्रेड कर देंगे तो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो इसलिए एक बजट चुनौती है, वित्त मंत्री के सामने चुनौती है। तरुण चुग साहब, एक दूसरी बात 2018 में आता हूं प्रोफेसर अरुण कुमार आपके पास एक बार फिर। तरुण चुग साहब, आप जरा बताइए 2018 के बजट में क्या वाकई देश उम्मीद करे कि रोजगार मिल सकेगा लोगों को? क्या वाकई ये उम्मीद की जाए कि खेती फायदे का सौदा कम से कम 2018 के बजट के बाद बन जाएगी? ऐसा है कि पिछले 3 बजट जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने पेश किए हैं, वो एक से एक बढ़िया बजट है। आप देखिए, देश के किसानों को, देश के उद्योगपतियों, देश के नौजवानों को मुख्य केंद्र में रखकर इस देश की सरकार ने काम किया और सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है, सबका साथ सबका विकास, और विकास में गरीब सबसे पहले। राजीव त्यागी, वो कह रहे हैं सब कुछ अच्छा। देखिए, अब मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूँगा और मेरे मित्र मुझे उम्मीद है धैर्यपूर्वक सुनेंगे। एनसीआरबी की डाटा के हिसाब से 42% आत्महत्याओं में वृद्धि है किसानों की, जो चिंता का विषय पूरे देश के लिए है और शायद भारतीय जनता पार्टी इसके लिए चिंतित नहीं है। हाँ, कर्ज माफ हुए, पूरे देश में कर्ज माफ हुए, लेकिन उद्योगपतियों के 1.5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज माफ हुए, किसान का कोई कर्ज माफ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने कोई कर्ज माफी नहीं की। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की बात आपने घोषणा पत्र में भी की, अपने भाषणों में भी की, जुमले तराशने करने का काम किया, जिसकी वजह से। मनोज गिरोला साहब, आपको लगता है कि आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियां कहीं ज्यादा हैं, खासकर पेट्रो प्रोडक्ट्स के दाम अपने आप में बड़ी चुनौती है, फिस्कल डेफिसिट जिसका जिक्र अभी प्रोफेसर अरुण कुमार कर रहे थे वो एक बड़ी चुनौती है, बैंकों का एनपीए बड़ी चुनौती है, रोजगार और खेती के साथ साथ? जी हाँ, अगर आप देखिएगा तो ये पिछले 4 साल में इस सरकार के सामने संभावनाएं बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि पेट्रोल के प्राइस आज से 3 साल पहले बहुत कम थे। तो उस समय जो फ़ायदा उठा सकना चाहिए था वो फ़ायदा सरकार ने उठाया नहीं। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज आज की डेट में है हमारी इकोनॉमी में वो ये है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पहले भी नहीं था, वो आज की डेट में भी नहीं है और 2018 में भी आने की उम्मीद बहुत कम है। हमारी जो जीडीपी है, जीडीपी अगर हम सरकारी आंकड़े देखते हैं तो 2015-16 में हमारी जीडीपी जो ग्रोथ रेट थी
वो थी 8%, उसके बाद थी 7.1%, और इस साल उम्मीद है कि 7% से कम होगी। तो वो सारे के सारे चैलेंजेस पहले की तरह बरकरार हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। 2018 में अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बढ़ी है। सीएसओ के आंकड़े के मुताबिक 2017-18 में पिछले 4 साल में सबसे कम रहेगा विकास दर। आंकड़ों में आगामी वित्त वर्ष 2017-18 में जीडीपी की दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। सीएसओ के मुताबिक गिरावट हर क्षेत्र में है। 2017-18 के लिए कृषि विकास दर 2.1% होने का अनुमान लगाया गया है, तो वहीं 2016-17 में कृषि विकास दर 4.9% थी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विकास दर 4.6% होने का अनुमान है। वहीं 2016-17 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की विकास दर 7.9% थी। आर्थिक मोर्चे पर भी चुनौती है। रक्षा क्षेत्र में भी भारत और पाकिस्तान की चुनौती है। चीन के साथ डोकलाम जैसा बड़ा विवाद हो चुका है। वहीं पाकिस्तान की धरती से लगातार भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। चुनौती से निपटने के लिए आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने देश में बनी डिफेंस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया है। सेना का मॉडर्नाइजेशन जरूरी है। आर्मी चीफ का कहना है कि भारत इंपोर्ट पर निर्भरता कम करे और अगला युद्ध अपने बनाए हथियारों पर लड़े। टीम न्यूज़ नेशन। कमर आगा साहब, आपसे जानने की कोशिश करूंगा। हमने घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट चलाया है और पूरे साल का जो आंकड़ा है वो कहता है कि 200 से ज़्यादा आतंकियों को ढेर किया है सुरक्षा बलों ने। 2018 में ऑपरेशन ऑल आउट का भविष्य कैसा आपको दिखता है या किस तरीके की चुनौतियां दिखती हैं? देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि ऑपरेशन ऑल आउट जो है ये काफ़ी कामयाब है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में वहाँ के लोग मारे गए हैं आतंकवादी, और नए लड़के अब आतंकवाद की तरफ रुझान नहीं हो रहा, बल्कि कुछ वापस भी आ रहे हैं वहाँ से जो इन्होंने आतंकवाद को ज्वाइन किया था। और ख़ास तौर से होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह के दौरे के बाद से एक बड़ा बदलाव नज़र आता है। वैसे बदलाव शुरू हुआ था 15 अगस्त पे, जब प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा था गले लगाने की कश्मीरियों को बात की थी। वहाँ से फिर राजनाथ सिंह साहब के दौरा, जिसमें उन्होंने आर्टिकल 35A के बारे में क्लियर किया कि गवर्नमेंट का कोई विचार नहीं है उसको ख़त्म करने का। जो एक डर बैठा हुआ था कश्मीरियों को, वो डर निकला। फिर उसके अलावा ऑल आउट साथ में चलता रहा। फिर दूसरी तरफ ये भी था कि पाकिस्तान ने भी तय कर रखा है कि वो वहाँ पे सिचुएशन को नॉर्मलाइज नहीं होने देगा। अब वो हाफिज़ सईद, उनकी पॉलिटिकल पार्टी भी बन रही है, और हाफिज़ सईद को इसीलिए हाउस अरेस्ट से बाहर निकाला गया ताकि वो एक बड़ा रोल कश्मीर में कर सकें। कमर आगा साहब, माफ कीजिए, आपको बीच में रोक रहा हूँ। 2018 में पाकिस्तान में चुनाव भी हैं। हाफिज़ सईद का आपने जिक्र किया जो वहाँ राजनीतिक दल बना रहा है। क्या 2018 में इस तरीके की भी एक चुनौती गहरा सकती है कि अपने पड़ोसी मुल्क में राजनीति में पॉलिसी बनाने में हाफिज़ सईद एक बड़ी भूमिका के साथ सामने आ जाए? जी बिल्कुल सही आपने कहा। हाफिज़ सईद एक बहुत बड़ी भूमिका में किया जा रहे हैं। जो वहाँ के इस्टेब्लिश रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशंस थी, अभी तक वो बाहर से सपोर्ट कर रही थी आर्मी को, अब वो डायरेक्ट पॉलिटिकल इंटरवेंशन भी करेंगी। मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम लीग, नवाज शरीफ या PPP कोई उनके सामने इलेक्शन लड़ पाएगा। अब उन सब आतंकवादी संगठन अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं और वो लड़ेंगे इलेक्शन। और वो एक पाकिस्तान बिल्कुल एक नॉर्थ कोरिया की तरह से एक रोग स्टेट बनता चला जा रहा है। उसको कोई फिक्र नहीं। वाजपेयी जी ने कहा था कि पड़ोसी मुल्कों को नहीं बदला जा सकता। पाकिस्तान के जिस तरीके के हालात हैं, हाफिज़ सईद की राजनीतिक सक्रियता जिस तरीके की दिख रही है, और 2018 में पाकिस्तान में चुनाव भी हैं, किस तरीके से आप इस चुनौती को समझते हैं, आंकते हैं? भारतीय राजनीति की जो इस समय पूरे विश्व के अंदर ताकत बढ़ी है, उसकी बदौलत आज पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। ये वही पाकिस्तान है जिसकी एक ताकत अमेरिका होता था। आज अमेरिका, जिसने 1 जनवरी 2018 को सबसे बड़ा गिफ्ट इस विश्व को दिया और पाकिस्तान को समझा दिया कि पैसा भी लोगे और आतंकवादियों को पालोगे, ये नहीं चलेगा। मैं समझता हूँ इसका क्रेडिट श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसकी विदेश नीति और उसका विदेशों में संबंध, और जिस तरह उन्होंने ट्रंप और अमेरिका प्रशासन को समझाया है कि किस तरह पाकिस्तान अपने यहाँ पर आतंकवादियों को ट्रेंड कर रहा है। राजीव त्यागी साहब, आप चुग साहब की बातों से इत्तेफाक रखते हैं क्या? नरेंद्र मोदी जी को वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान कोई बड़ी हरकत 2018 में नहीं कर पाएगा। वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में मोदी सरकार ने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है। और कमर आगा साहब जानकार के तौर पर कह रहे हैं कि 2017 में ऑपरेशन ऑल आउट बेहतर रहा। देखिए, पहली बात तो ये बहुत स्पष्ट कर दूं, मैं चुग साहब की एक बात से सहमत हूं और दूसरी से सहमत नहीं हूं। पहली बात कि हाँ, नरेंद्र मोदी जी ने भ्रमण बहुत किया
विदेशों का, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, मैं सहमत हूं उनकी इस बात से। लेकिन दूसरी बात से मैं सहमत इसलिए नहीं हूं पाकिस्तान के विषय में। मैं 30 सेकंड चाहूंगा, एक डाटा देना चाहूंगा। 43 महीनों में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, आतंकवादी घटनाएं हुए 86, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 203 हुई। जवान शहीद हुए कांग्रेस पार्टी के समय में 43 महीनों में 111, भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे शहीद हुए 278। और इसके अलावा जब सीज फायर वायलेशन की बात करें पाकिस्तान की तरफ से, कांग्रेस पार्टी के 43 महीनों में 461 बार हुआ और भारतीय जनता पार्टी के बारे में 2314 बार हुआ। और जवान शहीद 52 हुए भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे, और कांग्रेस पार्टी के टाइम पे 19 जवान शहीद हुए। तो पाकिस्तान का ये डाटा बताता है कि कौन सी सरकार सक्षम थी, कौन सी सरकार अक्षम है। शहीद आ चुका है, वो कहीं बंबई की जेल में बंद है। दाऊद आ चुका है, वो तिहाड़ जेल में बंद है। जिसको नहीं दिख रहा वो राष्ट्रद्रोही है, जिसको नहीं दिख रहा वो राष्ट्रद्रोही है। ठीक है, चुक साहब इस सवाल का भी जवाब तैयार रखिएगा, लेकिन देखना उसने बंद जो जनता जनार्दन है वो 2018 की किस तरीके की चुनौतियों को देखती है, ये सवाल उनसे समझने की कोशिश करते हैं। जी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब हुआ है तो सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ है। सवाल क्या है आपका? सवाल यही है कि आतंकवाद खत्म करने के लिए हम पॉलिटिकल ना करें, हम सब एकजुट होकर आतंकवाद पर राजनीति ना हो। जी, मेरा सब प्रश्न है राजीव त्यागी जी से। इन्होंने सारा डाटा गिनाया, लेकिन आतंकवादी कितनी कांग्रेस सरकार में मारे गए ये नहीं बताया। वो बता रहे थे। मेरा सवाल कमर आगा साहब से है। कमर आगा साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि डोकलाम विवाद पिछले साल बहुत सुर्खियों में रहा, और आज भी अगर कल की बात करें तो चाइना अरुणाचल प्रदेश में उनके सैनिक आ गए और हमारी भारतीय सेना ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया और अपने हथियार छोड़ गए। सवाल मेरा ये है कि ऐसी बार बार नापाक हरकतें हमारे देश में ही क्यों होती हैं? पूछे सर, देश के जवानों को आज रोजगार चाहिए, तो क्या हम 2018 में ये उम्मीद कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पैदा होगी? मेरा ये पूछना है कि हम मतलब इतना काम करने के बाद भी पाकिस्तान नहीं मान रहा, तो क्या हमें अमेरिका की भाषा नहीं बोलनी चाहिए? सर, मेरा सवाल तरुण चुग साहब से ही है। सर, उन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि किसानों की आय जो है दुगनी हो जाएगी और बेरोजगारी जो है एकदम खत्म हो जाएगी। तो युवाओं को कब रोजगार मिलेगा और कब जो है दुगनी आय होगी किसानों की? आदमी आत्महत्या। साहब, सबसे पहले आप ही इन तमाम सवालों के जवाब दीजिए जो आर्थिक मोर्चे से जुड़े हैं। वो ये कि अच्छे दिन कब आएंगे, कब देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा? ये जनता सवाल कर रही है आपसे। ऐसा है कि मेरे जो मित्रों ने यहाँ प्रश्न उठाए हैं कि देखिए, पाकिस्तान की हर घटना का हमने जवाब दिया है। जो आतंकवाद की घटनाएं एकदम कश्मीर में बढ़ी थी, उसके पीछे का रीज़न था कि हमने ऑपरेशन ऑल आउट से इतना ज़बरदस्त प्रेशर बनाया कि आज 300 के लगभग आतंकवादी पिछले 1 वर्ष से भारत की वीर सेना ने कश्मीर में मारे हैं। देश की कमरागा साहब, एक सवाल आपसे भी पूछा गया और सवाल चीन से जुड़ा था और इन्होंने एक प्रश्न उठाया। पूरे साल तो हमने 70 दिन से ज्यादा डोकलाम का विवाद देखा था, लेकिन चीन की सक्रियता अभी भी दिख रही है सीमा पर। 2018 में भी क्या हम चीन की इसी तरीके की हरकतों की उम्मीद करें या कुछ बेहतर होगा? देखिए, उनके साथ हमारी ये समस्या बनी हुई है और मैं नहीं समझता कि ये 18 में ख़त्म हो जाएगी। इनकर्शन वो बराबर चलता रहता है उनका, और आने वाले समय में भी अभी बर्फ़ वहाँ पे गिरी हुई है, थोड़ा कम है। उसके बाद बीच बीच में वो चाइनीज़ सेना जो है वो अपना बहुत एग्रेसिव मोड में रहती है, वो इस तरह का चाइना। लेकिन एक सवाल मनोज गेरोला साहब रोजगार से जुड़ा था, और क्या आपको लगता है कि वाकई इस देश में रोजगार अभी भी एक बड़ी चुनौती है? जी हाँ, ये कहना बिल्कुल ठीक है। अभी रोजगार आज की डेट में मेरी समझ में हमारे देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि नोटबंदी के बाद जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर था वहाँ रोजगार बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। और इससे पहले अगर हम देखें तो पिछले 3 साल में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जहाँ पहले 12 लाख नई नौकरियाँ हर साल आती थी, वो धीरे धीरे कम होके अभी 4 लाख के करीब हो गई हैं। और जो जीडीपी का जो ग्रोथ रेट एक कम हुआ, एक पिछले 3 साल से धीरे धीरे कम हो रहा है। और सरकार की कुछ नीतियाँ थी, नोटबंदी और जीएसटी का जो टेम्परेरी इफेक्ट था, उस सब का इफेक्ट ये था कि हमारे देश में जो रोज़गार के जो नए एवेन्यूज़ आने चाहिए थे या रोज़गार होना चाहिए था वो अभी हो नहीं पाया है। लेकिन प्रोफेसर अरुण कुमार, इस बजट में क्या कुछ ऐसा हो सकता है जो वित्त मंत्री कर सकते हैं मौजूदा संसाधनों में? क्या जीएसटी की दरों में बदलाव हो सकता है? क्या किसी तरीके का कोई पैकेज का ऐलान किया जा सकता है जिससे रोजगार बढ़ सके? क्या किसानों की वाकई में सुध ली जा सकती है?
देखिए, ऐसा है कि जो रोजगार की समस्या है और कृषि में समस्या है, वो ऐसा नहीं कि अभी की है जी, वो एक लॉन्ग टर्म समस्या है जो बढ़ती चली जा रही है। और उसके पीछे कारण ये है कि हमारी जो नीतियां हैं वो रूरल सेंट्रिक नहीं है, वो अर्बन सेंट्रिक हैं और कृषि प्रधान नहीं है, वो इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर के हक में जाती हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे कृषि में जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है वो 1983 के बाद कम होता चला गया। अगर जहाँ पे 50% लोग काम करते हैं और वहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ 3 से 4% हो तो अपने आप परेशानी बढ़ेगी। वहाँ पे मैकेनाइजेशन बढ़ रहा है। फिर हमारे जैसे हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। तो इस बजट में एक पैकेज लाना पड़ेगा जिससे कि रूरल सेंट्रिक पॉलिसीज हो, जिससे सोशल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़े और जो कृषि है वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े। विपक्ष उसको चुनाव से जोड़कर देखे, भले ही विपक्ष उसको चुनाव से जोड़कर देखे। नहीं, वो चाहे जोड़ के देखे या ना देखे, लेकिन एम्प्लॉयमेंट तो जनरेशन तभी होगा और कृषि की समस्या भी तभी हल होगी जब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। बहुत जरूरी है। तरुण चुग साहब, क्या वाकई इस बार के बजट में किसी बड़े पैकेज की हम उम्मीद करें, जैसा 2009 के चुनाव से पहले 2008 में यूपीए ने किसानों की कर्ज माफी के तौर पर किया था? आपको रोजगार के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार को देने के लिए स्किलिंग प्रोग्राम श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने चलाया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा है। और उसके अंदर एक मंत्रालय अलग से बनाकर कि ताकि देश के अंदर रोजगार उत्पन्न हो सकें और देश के युवा स्किल्ड होकर विश्व में और भारत में एक स्किल्ड होकर रोजगार उत्पन्न कर सकें, इसके लिए एक बहुत बड़ा काम किया है। मुद्रा बैंक एक अलग तरह की बैंकिंग व्यवस्था जिसमें एक आम आदमी बिना किसी गारंटी के, बिना किसी चीज़ को मॉर्गेज किए अपना छोटा धंधा, अपना शिशु लोन लेकर अपनी दुकान, तो मतलब रोजगार समस्या नहीं है देश। राजीव त्यागी, रचनात्मक विपक्ष के तौर पर आर्थिक मोर्चे पर आप क्या सुझाव देंगे सरकार को? 2018 में वो क्या काम करे जो आपके हिसाब से होना चाहिए? देखिए, मैं 2-3 सुझाव सरकार को देना चाहूंगा। पहला सुझाव तो मैं देना चाहूंगा सरकार को कृषि क्षेत्र में, क्योंकि कृषि क्षेत्र से 48.9% हमारा लेबर फोर्स भी आता है देश का। यदि किसान खुशहाल होगा तो वो लेबर फोर्स भी खुशहाल होगा। तो किसान की एमएसपी में बढ़ोतरी करने के लिए सरकार को प्रयासरत रहना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, किसान के जितने भी उपकरण हैं उनको जीएसटी से बाहर करना चाहिए, जिससे किसान को जीएसटी या टैक्स के बिना निश्चित रूप से उपकरण मिल सके। खाद की उपलब्धता बेहतर हो किसान को। विभिन्न राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से बिजली के दामों में बढ़ोतरी की गई है, विशेष रूप से ट्यूबवेल जो आपासी का होता है उसमें मद में, तो उसको कम करना चाहिए, जिससे किसान का चेहरा खिलेगा। किसान का चेहरा खिलेगा तो देश का चेहरा खिलेगा। अब आता हूं मैं नौजवान पे। प्रत्येक दिन की बात कर रहा हूं, 33,000 नौजवान हमारे रोजगार के लिए खड़े हो जाते हैं रोजगार मार्केट में, लेकिन सरकार सिर्फ 500 रोजगार उपलब्ध करा पा रही है। मनोज गैरोला साहब, 2018 में आर्थिक तौर पर सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए जो बहुत ज़रूरी है पूरे देश के लिए? देखिए, ऐसा है कि 2018 में सबसे पहले तो जो भी बजट आएगा उस बजट में हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या एम्प्लॉयमेंट की है उसको दूर करने की कोशिश होनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है वो सारे सेक्टर्स में बढ़े और कृषि क्षेत्र पे काफ़ी ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हमारा कृषि क्षेत्र से है जी। और काफ़ी लंबे टाइम से कृषि क्षेत्र को हमने नेगलेक्ट किया है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हर खेत में पानी देंगे। तो अगर हम उस डायरेक्शन में अगर 5वें साल में भी अगर उस डायरेक्शन में हम कुछ काम करें तो इससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा फायदा। प्रोफेसर अरुण कुमार, एक जानकार के तौर पर आपकी क्या सलाह होगी सरकार के लिए 2018 में? देखिए, इस समय देश के सामने ट्विन चैलेंजेस है, एक एक्सटर्नल चैलेंज और एक इंटरनल चैलेंज है। आप देखें तो H1B वीज़ा पे एक बड़ी परेशानी आ रही है, उससे लोग वापस आएंगे, एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पे और गहरा असर पड़ेगा। दूसरा, वहाँ पे जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है उसको कम कर दिया गया है 35% से 22%, तो कैपिटल जो है वो अमेरिका की तरफ जाने लगेगा, यहाँ पे समस्या आएगी। दूसरी तरफ हमारे जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत हाई हो गया है, वहाँ पर प्राइस बहुत बढ़ गया है, उतना अर्निंग नहीं
नहीं बढ़ा, पी रेशियो हिस्टोरिक लेवल पे आ गया है, वहां पे बहुत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम भी बढ़ रहे हैं। कच्चे तेल के दाम भी बढ़ रहे हैं। तो ये जो इंटरनल चैलेंज है एनपीए का और स्टॉक मार्केट का, आपको याद है सन 91 में भी यही हुआ था। उस समय स्टॉक मार्केट हर्षद मेहता ने बहुत तेज कर दिया था और उसके बाद एकदम धराशायी हो गया, उसके बाद इन्वेस्टमेंट और गिर गया। तो जो मार्केट है वो बहुत अनस्टेबल है, उसके लिए बजट में कुछ होना चाहिए। और जैसे गिरोला साहब ने कहा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कृषि पे ध्यान देना, शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे, इनसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। ये सारा एक बहुत बड़ा पैकेज चाहिए आज हमारे से। और ये वित्त मंत्री कर सकते हैं क्या? उनके पास संसाधन है? तभी संभव है जब साधन मिलेंगे। जो साधन के लिए उनको डायरेक्ट टैक्स में और जो जीएसटी है इन पे दोनों में तब्दीली लानी पड़ेगी, तभी साधन ज्यादा मिलेंगे, तो तभी ये संभव होगा। चलिए, तो आर्थिक मोर्चे पर भी बहुत कुछ करना है और सारी नजरें वित्त मंत्री अरुण जेटली पर रहेंगी कि वो किस तरीके का बजट पेश करते हैं। यकीनन 2018 में चुनौतियां कहीं ज्यादा हैं, हालांकि बीता साल उपलब्धियों के साथ भी सामने आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी राय, अपना अनुभव साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।